गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संगम युग। ठीक है, संगम युग कैसे क्या था, उससे पहले हम लोगों ने कुशाण वंश वगैरह की बात करी थी। अब संगम वंश कौन था? संगम वंश युग जो था उसमें दक्षिण भारत के अंदर जो राज्य रहे थे, 3 प्रमुख राज्य रहे थे। ठीक है, चेर, चोल और पांड्य। तो उनका जो शासनकाल था, उस शासकों द्वारा जो शासित हो रहा था, उस युग को संगम युग कहते हैं। यानी भारतीय इतिहास का वह काल जब दक्षिण भारत 3 राजवंशों चेर, चोल एवं पांड्य के शासकों द्वारा शासित हो रहा था, उसे संगम युग कहा जाता है या उसे कहा कर पुकारा जाता है। जिस प्रकार उत्तर भारत की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी वैदिक साहित्य से मिलती है, उसी प्रकार प्राचीन दक्षिण भारत की सभ्यता और संस्कृति की जानकारी हमें संगम साहित्य से मिलती है। हम बात करते हैं कि संगम का अर्थ क्या है। संगम का अर्थ है संघ, परिषद, अकादमी अथवा विद्यालय। दूसरे शब्दों में संगम तमिल कवियों, बुद्धिजीवियों और चिंतकों का एक संगठन था। इसके अंतर्गत राजकीय संरक्षण प्राप्त बहुत से तमिल कवि संगम परिसर में रहते हुए काव्य रचना करते रहते थे। जनश्रुतियों के अनुसार पांड्य शासकों के अंतर्गत 3 बार संगमों का गठन किया गया था। इस आधार पर संगम काल को 3 युगों में बांटा जाता है। पहला काल ठेन वादुरई, दूसरा काल कपटापुरम और तीसरा काल भागई नदी के तट पर मदुरई में माना जाता है। ठेन वादुरई वर्तमान कन्याकुमारी के दक्षिण में था, जिसे समय के साथ साथ समुद्र की लहरों ने उजाड़ दिया था। वर्तमान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर कपटापुरम स्थित था और संगम काल में तमिल कवियों द्वारा सृजित साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि 3 युग संगम हुए हैं, तो प्रथम हम बात करते हैं प्रथम संगम की। प्रथम संगम की स्थापना ऋषि अगस्त्य की अध्यक्षता में ठेन वादुरई में की गई थी। इसकी सदस्य संख्या 549 बताई जाती है। प्रथम संगम की अवधि के दौरान 4499 लेखकों की रचनाओं का प्रकाशन के लिए स्वीकृत किया गया था। प्रमुख सदस्यों में से कुछ के नाम प्रकाश में हमें आते हैं, जिसमें से तिरुपुरमेरित, त्रिसैदक, वदुदुल, कुनमेरिन, गुरु, गवल और मुरज्जर मुदि नागनारायण है। प्रथम संगम की मुख्य रचनाओं में अकत्यम, परिपदल, मधुनरे, मुदुकुरुकी, कलरिवृय आदि उल्लेखनीय है, परंतु इनमें से एक भी रचना अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। जनश्रुतियों के अनुसार प्राचीन ठेनावादुरई नगर समुद्र में समा गया और प्रथम संगम भी समाप्त हो गया। इसका कार्यकाल 4400 वर्ष बदलाया गया है, जो कि तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। अब हम बात करते हैं द्वितीय संगम की। दूसरे संगम की स्थापना भी पांड्य शासकों के संरक्षण में कपटापुरम, जिसे अलेवे भी कहते हैं, में की गई थी। इस संगम में के प्रत्येक अध्यक्ष भी अगस्त्य बताए जाते हैं। उनके बाद तोलकापियर अध्यक्ष बने। इस संगम की अवधि 3700 वर्ष बताई जाती है। इसके सदस्यों की कुल संख्या 49 रही और
इसके कार्यकाल में 3700 कवियों की रचनाएं प्रकाशनार्थ स्वीकृत की गई। स्वीकृत रचनाओं में अख्तयम, तोल्काप्पियम, मापूनम, भूत, पुनारम, कली, कुरुक्कु, वेंदाली, व्यालमलय आदि उल्लेखनीय हैं। दूसरे संगम काल की रचनाओं में से केवल एक रचना तोल्काप्पियम ही उपलब्ध हो पाई है अभी तक। इस दृष्टि से यह तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। कपटापुरम नगर के समुद्र में समा जाने से द्वितीय संगम भी समाप्त हो गया था। अब हम बात करते हैं तृतीय संगम। तीसरे संगम की स्थापना मदुरई नगर में की गई। इसकी अवधि 1850 वर्ष बताई जाती है। इसे भी पांड्य शासकों का संरक्षण मिला। इसकी सदस्यता संख्या भी 49 थी और इसके कार्यकाल में 449 कवियों की रचनाओं को प्रकाशनार्थ स्वीकार किया गया। स्वीकृत रचनाओं में ललिने, नेडुनथोके, कुरुथोके, पदिलुपत्तु, वरी, सितेरेसी आदि उल्लेखनीय हैं। इस संगम काल की अधिकांश रचनाएं भी नष्ट हो गई हैं। अब हम बात करते हैं संगम साहित्य का काल कौन सा था, उसे निश्चित करने में भी विरोधाभास है। जनश्रुतियों के आधार पर संगम साहित्य का काल निर्धारित करना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि उनके अनुसार तीनों संगमों का कार्यकाल लगभग 10,000 वर्ष का था। डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री के अनुसार संगम साहित्य की रचना ईस्वी सन की प्रथम 3 शताब्दियों की अवधि 100 ईस्वी से 250 में हुई होगी। अपने मत की पुष्टि में उन्होंने कई तर्क दिए हैं, जिनमें से पहला है 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मी लिपि जो तमिल मिलती है वह अविकसित तमिल है तथा उसमें संस्कृत शब्दों का मिश्रण है। इसके विपरीत संगम साहित्य की तमिल विकसित और प्रौढ़ है। इस विकसित अवस्था में पहुंचने में कुछ शताब्दियाँ जरूर लगी होगी। दूसरा, संगम साहित्य में प्रशंसित चेर राजा सेनगुट्टुवन का लंका के राजा गजबाहु की प्रथम की समसामयिकता से भी तिथि निर्धारण में सहायता मिलती है। दोनों की समसामयिकता की जानकारी शिल्पा दिक्कारम नामक रचना से मिलती है। गजबाहु प्रथम का समय 173 ईस्वी से 195 ईस्वी माना जाता है। इस आधार पर भी संगम युग का समय 100 से 250 वर्ष ईस्वी तक माना जाता है। तीसरा, संगम साहित्य की कविताओं में यवनों, यूनानी तथा रोमन के साथ तमिल राज्यों के व्यापारिक संबंधों का जो वर्णन गया है वह स्ट्रैबो और टॉलमी के विवरणों से काफ़ी मिलता जुलता है। पुरातात्विक साक्ष्यों से इस बात की पुष्टि होती है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में तमिल राज्यों का रोमन जगत के साथ व्यापारिक संबंध था। दक्षिण भारत के अनेक स्थानों से प्रथम 2 शताब्दियों के रोमन सम्राटों के स्वर्ण और रजत के सिक्के प्रचुर मात्रा में हमें मिलते हैं। डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री के तिथि क्रम को अन्य विद्वान भी सही मानते हैं। आर सत्यनाथ अय्यर ने भी ईस्वी सन की प्रथम 3 शताब्दियों को ही तमिलकम अथवा तमिल देश के इतिहास का संगम काल माना है। इसके विपरीत डॉक्टर मजुमदार का मानना है कि संगम युग की अवधि 1000 वर्ष थी और इसे 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के मध्य निर्धारित किया जा सकता है। श्रीनिवासाचार्य संगम युग की शुरुआत 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मानते हैं। तो हमने ये देखा कि संगम साहित्य के जो काल है उसे निर्धारित करने में भी काफ़ी विरोधाभास दिखता है। अब हम बात करते हैं संगम साहित्य में प्रतिबिंबित राजनीतिक स्थिति की। संगम साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि उस युग में तमिल प्रदेश पर चेर, चोल और पांड्य राजवंशों का शासन था, जो अपने अपने सर्वोच्च सत्ता की स्थापना के लिए संघर्षरत थे। परंतु संगम साहित्य के आधार पर इन राजवंशों का क्रमबद्ध इतिहास का निर्माण करना बहुत ही कठिन कार्य है।
कवियों ने अपनी रचनाओं में केवल उन्हीं राजाओं और सामंतों का यशोगान किया है जिन्होंने उन्हें उदारतापूर्वक कवियों और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया और जिन्हें कवियों ने वल्लाल की उपाधि से सुशोभित किया है। ऐसे केवल 7 शासकों की ही जानकारी मिलती है। तो अब हम बात करते हैं इसमें चेर राजवंश की। चेर राजवंश का शासन तमिल देश के पश्चिमी तट पर था और संगम साहित्य के अनुसार इस वंश का पहला शासक उदयनजेरल था। कौन था? उदयनजेरल। उसका समय 130 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इसने कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी राजाओं को भोजन कराया था, इसलिए उसे महाभोजन उदयनजेरल भी कहा जाता है, कहा जाने लगा। उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी नेदुनजेरल था। उसे कई युद्धों में विजय का श्रेय दिया गया है। वह अधिराज कहा जाता था और उसे इमय तरमनवन अर्थात जिसके राज्य की सीमा हिमालय तक है की उपाधि मिली थी। नेदुनजेरल को कौन सी उपाधि मिली थी? इमय तरमनवन। इमय तरमनवन नाम थोड़ा अजीब है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। इमय तरमनवन। इसकी राजधानी मरंदई थी। वह चोल राजाओं के विरुद्ध युद्ध करता हुआ मारा गया। उसके बाद आदन राजा बना। उसके समय में उसके अनुज कुडुवन ने कोंगू के युद्ध में विजय प्राप्त की और चेर राज्य की सीमा पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र तट तक बढ़ा दी। आदन का पुत्र सेनगुतवन अत्यधिक शक्तिशाली, लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध शासक हुआ। इसके पास एक शक्तिशाली नौसेना का बेड़ा भी था। उसका समय 180 ईस्वी के आसपास माना जाता है। परनार नामक कवि ने उसका काफ़ी यशोगान किया है। बाद में अनेक लेखकों ने भी उससे संबंधित अनेक उपाख्यानों की रचना की। इन रचनाओं से पता चलता है कि वह एक महान सेनानायक, योद्धाओं, कलाकारों और विद्वानों का उदार संरक्षक था। वह दुर्गों का घेरा डालने में प्रवीण था। वह अधिराज कहलाता था और 7 राजमुकुटों की माला पहनता था। इसके समय में पत्नी पूजा, एक आदर्श और पवित्र पत्नी को देवी के रूप में मूर्ति बनाकर पूजना का प्रचलन शुरू हुआ। इसे कुन्नी पूजा भी कहते हैं। ये आप नोट कर सकते हैं। कुन्नी पूजा किसे कहते हैं? तो उसमें आएगा कि एक आदर्श और पवित्र पत्नी को देवी के रूप में मूर्ति बनाकर पूजा करना कुन्नी पूजा कहलाता है। ठीक है। पत्नी की मूर्ति को इसने किसी आर्य शासक को पराजित पत्नी की शासक की मूर्ति को इसने किसी आर्य शासक को पराजित करके गंगा नदी के तट से प्राप्त किया था। इसके द्वारा संस्थापित पत्नी संप्रदाय को पांड्य और चोल राज्यों का भी आश्रय प्राप्त हुआ था। पर्दी रूपोत में उदयनजेरल वंश का 5 और अन्य राजाओं का उल्लेख मिलता है। पदी रूपतु ये भी तमिल का ग्रंथ है। ठीक है। उनमें से एक अंदुवन हुआ जो अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध हुआ। शेलवक्को डुंगो हुआ जो वैदिक यज्ञों के लिए विख्यात हुआ। कुडक्को इलनजेरल अंतिम चेर शासक था। तो अंतिम चेर शासक कौन था? कुडक्को इलनजेरल। उसने पांड्य तथा चोलों से युद्ध किया तथा चोलों के अनेक दुर्गों को जीता और अपार संपत्ति ले गया। चेर वंश की राजधानी वंजी अथवा वंजी थी। यह नगर वानी नदी के किनारे पर स्थित था। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान कुरुवर नगर का नाम ही वंजी रहा होगा, क्योंकि कुरुवर के आसपास हजारों की संख्या में रोमन सिक्के गड़े हुए मिले हैं। प्राचीन इतिहासकार पुटलेमी
ने भी कोरुटा नगर को चेर वंश की राजधानी बताया था। प्लिनी ने वर्तमान क्रेनकोर को चेर शासकों की राजधानी बताया है। इस प्रकार चेर राजवंश संगम युग का पहला राजवंश और दक्षिण भारत में प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति का जन्मदाता था। अब बात करते हैं चोल राजवंश। चोल राजवंश के शासकों में सर्वप्रथम उल्लेख कारिकल का मिलता है, जिसका काल 190 ईस्वी के आसपास माना जाता है। कहा जाता है कि वह एक पराक्रमी शासक था। पट्टिनपाली नामक ग्रंथ से पता चलता है कि अपने शासन के प्रारंभिक काल में वह बंदी बना लिया गया था और उसे राजच्युत कर दिया गया था, परंतु अपने पराक्रम से उसने पुनः सिंहासन पर अधिकार कर लिया। वेन्नी के युद्ध में उसने 11 राजाओं की संयुक्त सेना को पराजित किया था। इस विजय से उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। इसके बाद उसने वाहे परनंदलई के युद्ध में 9 राजाओं की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। इसके शासनकाल में बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। अनेक तालाबों का निर्माण करके सिंचाई के साधनों को विकसित किया गया। कावेरी नदी के तटों को भी ऊंचा किया गया। उसने वैदिक परंपरा के अनुसार महायज्ञ आयोजित करके सिंह को चोल का राज्य का प्रतीक चिन्ह बनाया। कवियों ने उसका बड़ा यशोगान किया है। करिकाल के समय में कांजीपुरम में तोंड इमान इलन डी रेवन नामक व्यक्ति शासन करता था। कारिकाल के समय के साथ उसके संबंधों की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। संभव है कि वह चोलों का सामंत रहा हो। कारिकाल की मृत्यु के बाद चोल राजवंश 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। एक की राजधानी पुहर और दूसरे की कुरहुयर अथवा उरहुयर थी, परंतु वहाँ के शासकों के बारे में कोई विशेष जानकारी हमें नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं इसमें तीसरे राजवंश पांड्य राजवंश की। यद्यपि पांड्य राजवंश के उदार संरक्षण में ही तीनों संगम फले फूले थे, फिर भी संगम काल की रचनाओं में पांड्य राजवंश का पूरा इतिहास उपलब्ध नहीं हो पाता है। पतु पातु में संकलित कविताओं से नेडू जेलियन, जो कि नैन जो लोलियन के नाम से भी प्रसिद्ध है, नामक शासक की सफलता का पता चलता है। उसका समय 210 ईस्वी के आसपास माना जाता है। वह युवावस्था में ही राजा बन गया था। राजा बनते ही उसे अपने पड़ोसी शत्रुओं के आक्रमण का सामना करना पड़ा। तलैया लंगानम के युद्ध में उसने अपने शत्रुओं को बुरी तरह से पराजित किया और चेर राजा को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। कई कवियों ने उसका यशोगान किया है। उसके बाद उसका छोटा भाई कोरके राजा बना। इसने सती कनग्गी के सम्मान में एक महान उत्सव का आयोजन करवाया था। संगम साहित्य में पांड्यों के विविध सामंतों के कार्यों का भी उल्लेख हमें मिलता है। नलियक कोडन ऐसा ही एक सामंत था। उसका समय लगभग 270 ईस्वी माना जाता है। नतनार द्वारा रचित कविता संग्रह में संगम काल की तीनों राजधानियों वांजी, उरेयूर एवं मदुरै के महान एवं उदार शासकों के शासनकाल के समाप्त होने का वर्णन हमें मिलता है।